क्लास में जो गाइडलाइंस होगी मास्टरी लर्निंग को अचीव करने के लिए वो मिस्टर मनोज कुमार जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो मास्टरी लर्निंग की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका पर्पस ये है कि आपको मास्टरी लर्निंग के जितने भी टर्म्स हैं, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको एक्वेंट कराया जाए। साथ ही साथ इस बात की जानकारी आपको दी जाए कि आप कैसे असेस करेंगे कि हाँ ये मास्टरी लर्निंग है, असेसमेंट करेंगे। उसी के साथ साथ फैक्टर्स क्या क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या क्या होंगे मास्टरी लर्निंग को करने के लिए, ताकि आप उसका एक सही असेसमेंट कर सकें। इस लेक्चर का पूरा एक यही पर्पस होगा जो अगले 20 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे। सो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि you will be able, जो whatever the learner is present here, you will be able to define acceptable learning standard. They will be able to list the need for an acceptable learning standard, and also they will be able to identify influencing factors for the mastery learning. So before moving to the introduction, I would like to put some questions before you. मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, क्या आपने कभी कोई ऐसा टास्क, ऐसा कोई लर्निंग या ऐसी कोई ट्रेनिंग ली है जिसको लेने के बाद आपकी असेसमेंट हो? आप बताएं। मैं इसको और आसान बनाने के लिए मेरे जो वेटनरी डॉक्टर्स मित्र हैं जैसे हमने इंटर्नशिप की थी, इंटर्नशिप में हमने कुछ सीखा था, उसकी कुछ असेसमेंट की थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ऐसा कुछ आपने हुआ था ऐसा? असेसमेंट उसमें जैसे हमारी रिपोर्ट जाती है, हाँ यस, हाँ हमारी एक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटर्नशिप हम क्या करते हैं, सर्टिफिकेट वेयर इट इज सैटिस्फैक्टरी और नॉट सैटिस्फैक्टरी। यस, हम कुछ लर्न करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम एक इंटर्नशिप में ड्यूटी करते हैं, क्लिनिक्स में हमारी ड्यूटी लगती है, मेडिसिन डिपार्टमेंट में, सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो अगर हमने मेडिसिन डिपार्टमेंट की ड्यूटी की तो हम कुछ पार्टिकुलर लर्निंग उसको एक्वायर करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद हमारी असेसमेंट होती है बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स एंड यूजिंग सम गाइडलाइंस। वो जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो जाती है, तभी हमें वो डिग्री मिलती है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा और इस एग्जाम्पल के सहारे में बताने की कोशिश करूंगा कि मास्टरी लर्निंग है क्या, कैसे असेसमेंट करते हैं, क्या फैक्टर्स है और जो उसके गाइडलाइंस क्या हैं। फैक्टर्स और गाइडलाइंस हमारे जो दो सहयोगी हैं वो आपको विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो जैसे हम कोई लर्निंग करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं तो इसके लिए टारगेट ग्रुप होता है। जैसे हमारे केस में टारगेट ग्रुप क्या हो सकता है, वी द स्टूडेंट। एक टारगेट ग्रुप होता है। वो जो टारगेट ग्रुप होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें जो वो एम्प्लॉयमेंट होती है, वो जो कोई क्लाइंट होते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है जो उनको एम्प्लॉय करता है, जो उसके लिए पे करता है, वो टारगेट ग्रुप होता है। उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है इस ट्रेनिंग को देने की कि वो सक्सेस अचीव कर सके। कौन? क्लाइंट भी और जो ट्रेनिंग है, दोनों सक्सेस अचीव कर सके। ट्रेनिंग के लिए क्या फायदा होता है, जो लर्नर्स उनके लिए क्या फायदा होता है, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है एंड उनकी क्रेडिबिलिटी जो होती है, फ्यूचर क्रेडिबिलिटी, वो इन्हांसमेंट होती है। साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी क्रेडिबिलिटी होती है। जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनर यहाँ पे हमारे कौन हो सकते हैं, हमारे प्रोफेसर हो सकते हैं। जो ट्रेनर होते हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि हाँ फलाने प्रोफेसर ने इस चीज की जो ट्रेनिंग दी, बच्चों को जो सिखाया बहुत अच्छे से सिखाया। तो ये पर्पस होता है। और जो हम डिजाइन करते हैं किसी भी चीज को सिखाने के लिए, उसकी जो एम होती है, जो वही मैंने बताया कि सक्सेस को अचीव करने के लिए और फेलियर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको मिनिमाइज करने के लिए। क्यों मैंने ये वर्ड लिखा? क्योंकि वी कांट रूल्ड आउट 100% एब्सेंस ऑफ फेलियर। अगर हम 99% सक्सेस की बात करते हैं तो 1% फेलियर थोड़ा मोड़ा कमी रह जाती है। नथिंग कैन बी इन टेकन इन द एब्सोल्यूट मैनर। सो कमिंग टू द लर्निंग, सो द प्रोसेस whereby individuals acquire knowledge, skills and attitudes through experience, reflection, study or instruction. This is the definition of the learning. Training, what is training? It is a planned process to modify attitude, knowledge, skill or behavior. थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। यहाँ पे भी मैंने knowledge, skills and attitudes की बात की, लेकिन मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? Modify attitude, knowledge, skills और behavior. कैसे? Through learning experience to achieve effective performance in an activity or range of activities. एक particular activity हो सकती है और उस activity काफी
पैटर्न, कोई काफी पार्ट हो सकते हैं। ये एक्टिविटी काफी रेंज में भी क्या की जा सकती है, अचीव की जा सकती है। पर्पस क्या है ट्रेनिंग का? ट्रेनिंग का पर्पस होता है कि एबिलिटी, जो इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है उसको डेवलप करने की, और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो मैन पावर की नीड है उसको हम सेटिस्फाई कर सके, हमारी पर्पस है ट्रेनिंग की। अगर मैं इन दो बातों को समराइज करूं तो मैं बस 2 स्लाइड्स में आपको समराइज कर सकता हूं कि पीपल लर्न एज इंडिविजुअल्स विथ यूनिक लर्निंग प्रोसेस। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग टू मीट द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। काफी ब्रीफली अगर हम समराइज कर सके इन बातों को तो हम ऐसे कर सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं मास्टरी की। मास्टरी का मतलब क्या है? इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म ए टास्क टू सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड। हमें कोई टास्क परफॉर्म करना है किस स्टैंडर्ड तक? एक सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड तक। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस वर्ड पे जरा ध्यान देंगे, सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड। ठीक है, इस पे मैं आगे बात करूंगा। मास्टरी हम तभी कहेंगे अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। ये टास्क परफॉर्म करेंगे कहां तक? वो स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरी। इसके बाद ये जो मास्टरी करती है इसकी असेसमेंट होती है। इसके असेसमेंट की क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे फर्स्ट, इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये है कि अगर एक पर्सन जो असेस कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंगली भी असेसमेंट क्या हो, वैसे ही हो। सो इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। डिपेंड्स अपॉन एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट। किस हद तक आप उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर पा रहे हैं, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, इस बात पे आप क्या कर सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं। थर्ड है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं, अगर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, वो ऑब्जेक्टिव किस हद तक फुलफिल हुआ उसके बेसिस पे क्या करते हैं, हम उसको एसेस करते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि कभी कभी इजिली डन नहीं हो पाता, कभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, कभी कुछ वैसी चीजें मिसिंग हो गई, या ठीक से हम सिखा नहीं पाए, तो कभी कभी असेसमेंट क्या होता है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। सो अब आते हैं हम लोग टर्म्स पे कि जो इस असेसमेंट है सेटिस्फैक्टरी कैसे कहा जा सकता है। सेटिस्फैक्टरी का मतलब है कि जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड वो फॉलो करे, फुलफिल करे, तो हम कहते हैं क्या भाई ये सेटिस्फैक्टरी इसका परफॉर्मेंस हो गया। इसमें हम कोई ये बात कहते हैं कि ना ज्यादा ना कम, नो मोर एंड नो लेस। कभी और जनरली हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, जैसे एक्सीलेंट वर्ड लिखना, द बेस्ट इन द ग्रुप, ऐसा लिखना। इस प्रेजेंटेशन के बाद, ये इस पेपर को पढ़ने के बाद आज मुझे समझ में आया कि हमारी जो रिपोर्ट जाती थी उसमें सेटिस्फैक्टरी क्यों लिखा जाता था। मैं सोचता था मैंने इतना अच्छा जर्नल बना कर दिया, इतना अच्छा पेपर बना के दिया, इसमें सर ने एक्सीलेंट क्यों नहीं लिखा, सेटिस्फैक्टरी, सबको सेटिस्फैक्टरी लिखते हैं। आज मुझे समझ में आया कि सेटिस्फैक्टरी क्यों लिखते, इट इज अ मोड ऑफ द असेसमेंट। क्यों? अगर वो एक्सीलेंट लिख देते हैं तो क्या होगा, फ्यूचर में उसमें और इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं रह जाता है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब को याद होगा कि जब भी हम करते हैं तो क्या लिखा जाता है, सेटिस्फैक्टरी, कभी भी एक्सीलेंट और कभी भी ये नहीं लिखा जाता बेस्ट और ये समथिंग है। और जब भी ये असेसमेंट की जाती है, सपोज हमारी असेसमेंट की जाने कि भैया इसने मेडिसिन में ड्यूटी की, तो क्या होती है, डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होते हैं जो भी कंसर्न होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है कंसल्ट करने की कि आपके साथ कैसा काम किया, इसके साथ कैसा काम हुआ, ठीक है। तो वो है ऑल कंसर्न नीड टू बी कंसल्टेड। हाउ टू जज मास्टरी ऑफ ए टास्क परफॉर्मेंस बाय लर्नर। लर्नर ने कुछ काम किया, उसके परफॉर्मेंस को जज कैसे करेंगे। 2 पॉइंट में मैं 2 अलग अलग पार्ट में बताना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया होना चाहिए परफॉर्मेंस का, ठीक है, कि इस क्राइटेरिया पे तुमको परफॉर्म करना है, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को क्या करे, डिफाइन करे। अगर वो एक आदमी उस सारी चीज को फुलफिल कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने मास्टरी हासिल कर लिया। साथ ही साथ एक मिनिमम जो ऑब्जेक्टिव बनाना, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव हमें पहले से डिसाइड करना होगा, ठीक है, और हमें ट्रेनिंग देनी होगी, फिर ये देखना होगा कि वो उस ऑब्जेक्टिव तक क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं। जो और ये जो है फिर से वो जब हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे मास्टरी को, तो वहां पे क्या होना चाहिए, उस पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब जरूर करना चाहिए। इस बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम जज कर सकते हैं किसी लर्नर के मास्टरी परफॉर्मेंस को। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट, इससे होता है क्या कि उसकी जॉब परफॉर्मेंस होती है, उसकी जो इसमें इन्हांसमेंट आती है। जो ट्रेनर्स होते हैं, लर्नर्स, दोनों के लिए क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन होता है, एंड द ट्रेनर गेनिंग क्रेडिबिलिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, उनको क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है। फेलर क्या कर सकता है, डीमोटिवेट कर सकता है लर्नर्स को, वो फर्दर किसी ट्रेनिंग को लेने में क्या कर, रिलक्टेंसी शो करेगा। जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी डिस्क्रेडिटेशन हो जाती है,
कि भाई ये प्रोग्राम फेथफुल नहीं है, प्रोग्राम ही अच्छा नहीं था इसलिए सीख नहीं पाया ठीक से। ट्रेनर की भी क्रेडिट, ऐसी ट्रेनिंग हम ऐसी रनिंग हम नहीं चलाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि फेलर को हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इसमें फेल हो गया, आगे भी हम लोग और फेल करते रहेंगे। मैं इस होल प्रेजेंटेशन को मैं कुछ पॉइंट को समराइज करना चाहूँगा। फर्स्ट चीज़ है कि एफिशिएंट लर्निंग एंड ट्रेनिंग जो कि होना चाहिए लीड्स टू सक्सेस, इंडिविजुअल के लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। क्यों? जॉब सेटिस्फैक्शन एंड फ्यूचर क्रेडिबिलिटी। और जो मासिक लर्निंग है ये हमेशा क्या होना चाहिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान होना चाहिए। असेसमेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द सेटिस्फैक्टरी स्टैंडर्ड, जो हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया उसके बारे में। एंड द सक्सेसफुल लर्निंग हमेशा क्या होता है, जॉब परफॉर्मेंस, बेटर जॉब परफॉर्मेंस रिजल्ट होता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव हमेशा डिस्क्राइब होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, वहां तक अचीव कर सकते हैं। एम्फेसिस इंडिविजुअल पे जरूर देना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मासिक लर्निंग को अचीव नहीं कर पाएंगे। एक ऑप्टिमम लर्निंग इवेंट पे भी हमें डिजाइन करना होगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिमीडियल ट्रेनिंग की प्रोविजन जरूर होनी चाहिए कि जो नहीं सीख पा रहे हैं वो फिर से दोबारा सीख पाएं। और जो टास्क एनालिसिस है, जिसमें कि ये हो कि कौन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, इसका एक प्रोविजन जरूर होना चाहिए इसमें। साथ ही जो कंपैरिजन होना चाहिए वो लर्नर्स के परफॉर्मेंस एंड ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स के बीच में होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स में हम अपने सारे फ्रेंड को समराइज करते हैं, और इसी के साथ ही आपका हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आपसे जो भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं, कोई वैल्यूबल सजेशंस है, इसमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, आपकी कोई क्यूरी रह गई हो तो हम हमारे टीम मेंबर्स आपके इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच।